दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। चुनावी राजनीति को सत्ता का खेल यूं ही नहीं कहा जाता। अब आप महिला आरक्षण और परिसीमन पर विवाद भी देख लीजिए। देश की आधी आबादी को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण की प्रतिबद्धता दशकों से जताई जाती रही, लेकिन अपनी अपनी राजनीति सुरक्षित रखने के लिए उसकी राह में रोड़े भी अटकाए जाते रहे। बेशक महिला आरक्षण की कोशिशें पहले भी की गई, लेकिन कामयाब 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार ही हो पाई। 2024 के लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले पारित नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को चुनावी विषाद से जोड़कर भी देखा और दिखाया गया। मतदान में नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी के प्रति महिलाओं के रुझान के कई संकेत हैं, पर पिछले लोकसभा चुनाव में सीटें कम हो जाना यही बताता है कि महिला आरक्षण के दांव से चुनावी लाभ तो नहीं मिला। वैसे तब भी विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण लागू करने की समय सीमा स्पष्ट न होने के आधार पर नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। दरअसल नारी शक्ति वंदन विधेयक में प्रावधान था कि नई जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद ही संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू हुआ। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार हर 10 साल में होने वाली जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी, पर 5 साल विलंब से अब आकर उसकी शुरुआत हो पाई है। जनगणना अगले साल तक पूरी भी हो जाएगी और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले परिसीमन भी हो ही जाएगा। पर इस बीच मोदी सरकार का मन बदल गया। पहले 2034 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण लागू होने का संकेत देने वाली सरकार अब मानने लगी कि देश की आधी आबादी को नीति निर्धारण की प्रक्रिया में भागीदारी से अब और अधिक वंचित नहीं रखा जा सकता। इस एहसास के मूल में आत्मबोध ज्यादा है या राजनीति, उसका कोई विश्वसनीय पैमाना नहीं है। पर संगठन से लेकर टिकट वितरण तक में महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व हमारे राजनीतिक दलों के दोहरे चरित्र को उजागर करने के लिए पर्याप्त है। महिला आरक्षण को नई जनगणना और उसके आधार पर परिसीमन से जोड़ने का मंतव्य भी यही था कि विधायिका में महिलाओं की अधिक भागीदारी के लिए खुद को चिंतित दिखा रही पुरुष प्रधान राजनीति उन्हें अपनी सीटों में से हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं। इसीलिए संसद की 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करते हुए 33% महिला आरक्षण का सुरक्षित रास्ता निकाला गया। दरअसल चुनाव दर चुनाव जनादेश में महिलाओं की बढ़ती और निर्णायक होती भूमिका ने ही राजनीतिक सत्ता को एहसास कराया है कि उन्हें विधायिका में जल्द से जल्द आरक्षण देकर अपनी सत्ता भी सुरक्षित की जा सकती है। पर वह तभी संभव है जब नई जनगणना और उसके आधार पर परिसीमन की बाध्यता समाप्त कर दी जाए। इसीलिए संसद के बजट सत्र का सत्रावसान करने के बजाय सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक उसकी 3 दिवसीय विशेष बैठक बुलाई। दशकों तक सत्ता का सफल खिलाड़ी रहे विपक्ष को यह समझने में देर नहीं लगी कि इस कवायद का बीजेपी और एनडीए को 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में लाभ मिल सकता है। इसलिए उसने महिला आरक्षण की आड़ में सरकार द्वारा मनमाने परिसीमन के विरोध में मोर्चा खोल दिया और लोकसभा में ही संविधान संशोधन विधेयक गिर गया। नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब उसके द्वारा लाया गया संविधान संशोधन संसद में गिर गया। महिला आरक्षण पर आम सहमति के बावजूद नवीनतम जनगणना पर आधारित परिसीमन की शर्त हटाने संबंधी संविधान संशोधन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार के मूल में राजनीति तो थी, सत्ता संतुलन की चिंता भी है। अभी तक परिसीमन का आधार जनगणना यानी जनसंख्या ही रहा है। इसलिए दक्षिण भारतीय राज्यों को कम लोकसभा सीटों के आधार पर राष्ट्रीय राजनीतिक संतुलन में पिछड़ते जाने की आशंका निराधार नहीं है। बेशक जनसंख्या नियंत्रण और बेहतर साक्षरता दर के सहारे आर्थिक विकास के मोर्चे पर भी
दक्षिण भारतीय राज्यों ने उत्तर भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है। परिणाम स्वरूप देश के राजस्व में भी उनका योगदान ज्यादा रहता है। इसके लिए उन्हें राजनीतिक दंड तो हरगिज नहीं दिया जाना चाहिए। पर क्या उत्तर भारतीय राज्यों को उनके राजनीतिक नेतृत्व और शासन तंत्र की इन मोर्चों पर नाकामी के लिए दंडित किया जाना चाहिए? यह भी तो तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता कि उत्तर भारत में लोकसभा चुनाव क्षेत्र की आबादी दक्षिण भारत के मुकाबले दोगुनी हो। जाहिर है, भारत सरीखे विशाल और विविधतापूर्ण देश में संवेदनशील और विवेकपूर्ण सोच से ही ऐसी जटिल चुनौतियों से निपटते हुए भविष्य के लिए संतुलित नीतियां बनाई जा सकती है। लेकिन हमारी राजनीति उस समस्याओं से मुंह चुराने की आदि रही है। नवीनतम जनगणना आधारित परिसीमन की संवैधानिक बाध्यता को समाप्त कर उसे संसद के साधारण बहुमत यानी सरकार की मर्जी पर छोड़ देने के खतरों के प्रति विपक्ष की चिंताएं समझी जा सकती है। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि परिसीमन संबंधी संकट की शुरुआत 1976 में आपातकाल के दौरान हुई, जब इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के जरिए 1971 की जनगणना के आधार पर ही 2001 तक के लिए लोकसभा सीटों की संख्या 543 पर फ्रीज कर दी। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने भी उस फ्रीज को 2026 तक बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप 1951 में जहां 7,38,000 की आबादी पर एक लोकसभा सांसद होता था, अब 25 लाख की आबादी पर है। निश्चय ही जिम्मेदार और जवाबदेह जनप्रतिनिधि की अपेक्षा वाले संवेदनशील लोकतंत्र के लिए आदर्श स्थिति नहीं है। इसलिए परिसीमन तो समय की जरूरत भी है। अब जबकि 2026 की जनगणना जारी है, 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन तर्कसंगत नहीं होगा। शायद इसलिए भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम होने संबंधी दक्षिण भारतीय राज्यों की आशंका का निवारण करते हुए संसद में आश्वासन दिया कि सभी राज्यों में सीटों की संख्या 50% बढ़ेगी, जिससे अनुपात का संतुलन प्रभावित नहीं होगा। इसके बावजूद विपक्ष नवीनतम जनगणना पर आधारित परिसीमन के संवैधानिक प्रावधान पर ही जोर देता रहा, तो उसके भी कारण है। पहला तो यही कि अमित शाह के फार्मूले से भी भाजपाई वर्चस्व वाले उत्तर और पश्चिम भारत में सीटें ज्यादा बढ़ेंगी, जिससे लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा पाना और भी आसान हो जाएगा। दूसरा यह कि अमित शाह ने जैसा कहा वैसा संसद में पेश संविधान संशोधन विधेयक में था ही नहीं, यानी परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर ही किया जाता था। अमित शाह ने अंतिम क्षणों में 50% वृद्धि संबंधी संशोधन के लिए 1 घंटे का समय मांगा, जिसके लिए विपक्ष तैयार नहीं हुआ। फिर यह संविधान संशोधन विधेयक संसद यानी बहुमत प्राप्त सरकार को अधिकार देता था कि वह अपने अनुकूल जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर परिसीमन कराए। विपक्ष की नजर में मोदी सरकार परिसीमन की जल्दबाजी में इसलिए भी है कि जाति आधारित होने जा रही जनगणना के असहज हो सकने वाले आंकड़ों से संभावित राजनीतिक सामाजिक चुनौतियों से बच जाए। दूसरे, 2029 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उसे एक ट्रम्प कार्ड भी मिल जाए। महिला आरक्षण में भी ओबीसी और मुस्लिम आरक्षण की विपक्ष की मांग के मूल में भी वोट बैंक राजनीति ही है। संसद में भाषणों के बाद अगले दिन कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश से भी साफ हो गया है कि महिला आरक्षण अब सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। बेशक इस मुद्दे के चुनावी असर का पहला संकेत तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों से 4 मई को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।